व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर 5 पे थे, रेशियोज प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस, एंड उसके हम एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम 10 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स रीड। इफ p is to q is equal to r is to s, then the value of p square plus q square divided by r square plus s square is। तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बोला है कि p is to q is equal to आर इज टू एस। इसका मतलब है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, तो अब हम इसको ना इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो। तो नोटिस करो ये सब स्क्वायर में दे रखा है, तो पहले तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लाना है। तो सोचो ये हम कैसे कर सकते हैं। हम वन ऐड कर दें एल एच एस आर एच एस में दोनों। इससे क्या होगा, इससे क्यू स्क्वायर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम बन जाएगा एंड एस स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ बस ऐसे ही। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, पी स्क्वायर एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो हमें क्या निकालना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे बनाने के लिए इसको इधर ले आओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर उधर ले गए, क्यू स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो हमारा आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का आया है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर। अब देखो इसमें ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन में तो कोई नहीं है फिर क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्यू स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू अपॉन एस इंटू एस लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, क्यू इंटू क्यू और एस इंटू एस। ठीक है, अब देखो हमें ये पता था कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है। अब अगर इसी में ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एस अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन पी हो जाएगा, है ना। और इसी को ही उल्टा कर लो तो क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि क्यू अपॉन एस पी अपॉन आर के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो क्यू अपॉन एस को हम एज इट इज लिख लेते हैं एंड दूसरे क्यू अपॉन एस को हम लिख लेते हैं एज पी अपॉन आर। तो क्यू अपॉन एस इंटू पी अपॉन आर, अब आंसर आ जाएगा पी अपॉन क्यू डिवाइड बाय एस अपॉन आर। तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी था ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। If p, q, r, s are in continued proportion, then p minus s divided by q minus r is greater than equal to x. What is the value of x? तो देखो ये भी इजी है। क्या बोला है, p, q, r, s are in continued proportion। देखो continued proportion का मतलब क्या होता है कि p अपॉन q इज इक्वल टू q अपॉन r इज इक्वल टू r अपॉन s। ठीक है, ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब। तो जब भी कोई भी वेरिएबल आए ना जिसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा हो, तो शुरुआत के दो तो एज इट इज लिख दो, जैसे पी और क्यू है तो पी अपॉन क्यू लिख दो, देन इक्वल्स टू क्यू एज इट इज, और क्यू के बाद वाला लिख दो क्यू डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एस। तो ये ध्यान रखना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड हमें ये बताया है कि अगर ये है तो p माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे एक एग्जाम्पल से कर सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन हम कैसे ला सकते हैं, या तो हम p, q, r और s को मान लें एज 1, 2, 4 एंड 8। क्यों, क्योंकि ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर देगी। देखो p कितना है 1, q कितना है 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर कितना है 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू आर अपॉन एस कितना है 4 अपॉन 8। ठीक है, ये देखो ये सेम इक्वेशन बन रही है, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, इसे कट करोगे तो भी 1 अपॉन 2 ही आएगा, एंड इक्वल टू 4 अपॉन 8, इसका भी 1 अपॉन 2 ही आएगा। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि P है 1, Q है 2, R है 4 एंड S है 8। आप इसे कुछ और भी एज्यूम कर सकते थे, आंसर तब भी आ जाता। जैसे हम P को 2 मान लेते,
Q को 4 मान लेते, R को 8 मान लेते एंड S को 16 मान लेते। तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये ईजी था तो मैंने ये वाला ले लिया। तो अब इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, P माइनस एस डिवाइडेड बाई Q माइनस R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X। तो P माइनस एस कितना हो गया, 1 माइनस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q माइनस R कितना हो गया, एस 2 माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X। तो 1 माइनस 8 हो गया माइनस का 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 हो गया माइनस का 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X। माइनस से माइनस कैंसिल एंड ये आ जाएगा 3.5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू X, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो x है वो या तो 3.5 के बराबर है या फिर 3.5 से कम है। तो अब ऑप्शंस में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि x 3.5 या 3.5 से कम है। 5 हो सकता है, नहीं। 3.5 से ज़्यादा है। 7 हो सकता है, नहीं। 9 हो सकता है, नहीं। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी 3 हो सकता है सिर्फ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. If 3 examiners can examine a certain number of answer books in 10 days by working 4 hours a day, for how many hours a day would 4 examiners have to work in order to examine thrice the number of answer books in 30 days? तो देखो क्या बोला है, 3 एग्जामिनर्स हैं जो कि एग्जामिन करते हैं अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इन 10 डेज, ठीक है, बाय वर्किंग 4 आवर्स अ डे। तो देखो 3 एग्जामिनर्स थे, है ना, एंड वो कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं एंड एक दिन का काम उनका कितना है, 4 आवर्स अ डे। तो ध्यान से देखो, ये हो गए नंबर ऑफ़ एग्जामिनर्स, ये हो गए नंबर ऑफ़ डेज एंड ये पर डे का काम, ठीक है। तो इतना काम करने पर वो एक सर्टेन नंबर ऑफ़ आंसर बुक्स को एग्जामिन कर लेता है। तो वो एक्चुअली में कितना काम कर रहा होता है, देखो 4 आवर्स अ डे, ठीक है, 4 घंटे का काम होता है, लेकिन 10 दिन काम करता है तो कितने घंटे का काम हो गया, 40 घंटे का, है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखो कितने लोग काम करते हैं, 3 लोग, तो और मल्टीप्लाई कर दो बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये 120। तो ध्यान से देखो 120 घंटे इन्वेस्टमेंट करने पर एक सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक्स एग्जामिन होती हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स नंबर ऑफ आंसर बुक्स को एग्जामिन कर लेता है। अब बोला क्या है, फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे would 4 examiners have to work in order to examine thrice the number of answer books in 30 days? तो देखो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 एग्जामिनर्स हैं, 10 डेज हैं एंड 4 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो एक्स नंबर ऑफ आंसर बुक्स को एग्जामिन कर लेते हैं। तो हमने ऐसे ही तो निकाला था कि एग्जामिनर्स मल्टीप्लाइड बाय डेज मल्टीप्लाइड बाय पर डे का काम, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे, मतलब पर डे का काम पूछा है, इसको हम मान लेते हैं एज वाई, वुड 4 एग्जामिनर्स हैव टू वर्क, 4 एग्जामिनर्स हैं, ठीक है, in order to examine thrice the number of answer books in 30 days। thrice the number of answer books मतलब पहले तो x नंबर ऑफ आंसर बुक्स थी हमने माना था, अब कितनी हो गई 3x इन 30 डेज। तो हमें डेज कितने दे रखे हैं 30, बस इसको सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इंटू 30 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x, कितना हो गया, x हमने निकाला था 120 आवर्स, ठीक है, तो 120 इंटू 3 कितना हो गया 360। तो इसे सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 9 एंड 3 टाइम्स 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 4 एग्जामिनर्स जब 30 डेज में 3 घंटे का काम पर डे करेंगे तो थ्राइस द नंबर ऑफ आंसर बुक्स एग्जामिन होंगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:3। तो देखो 60 लीटर्स का मिक्सचर है ना। अब इसको वाटर और मिल्क में डिवाइड किया है, द रेशियो ऑफ मिल्क इज़ टू वाटर, सॉरी मिल्क एंड वाटर में, तो मिल्क एंड वाटर में किस रेशियो में, एस 2:3, ठीक है। तो बताओ मिल्क का कितने लीटर्स में हो गया एंड वाटर का कितने लीटर्स में। तो मिल्क का तो हो गया 2 अपॉन टोटल कितना है 2 + 3 = 5 इंटू 60 लीटर्स का, तो ये आ जाएगा आपका 24 लीटर्स, ठीक है, ये आपका हो गया मिल्क। एंड वाटर का सिमिलरली कितना हो गया, वाटर किस रेशियो में 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इसका 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा आपका एज 36 लीटर्स। तो हमने मिल्क एंड वाटर का लीटर्स में अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। सो हाउ मेनी वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:2। अभी क्या है रेशियो 24:36 का रेशियो है ना।
मतलब 2:3 बात वही है, बस हमने इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रेशियो किसका है, ये ध्यान रखना, मिल्क अपॉन वाटर है, ठीक है। कभी कभार हम गलती कर देते हैं, वाटर अपॉन मिल्क लिख देते हैं तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो मिल्क इज टू वाटर 24/36 है। अब वो पूछ रहा है कि कितना हम वाटर डालें कि मिक्सचर हो जाए 1:2, ठीक है। हमें 1:2 का मिक्सचर करना है। कैसे, कि कितना हम वाटर डालें। तो हम गेस करते हैं कि हम x अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, x लीटर्स ऑफ वाटर प्लस x, एंड मिल्क तो चेंज हुआ ही नहीं, मिल्क तो 24 का 24 रहेगा, एंड वाटर में हमने x ऐड कर दिया। बस इसको सॉल्व कर दो। तो 24 × 2 इज़ 48 इज इक्वल टू 36 प्लस x, एंड x की वैल्यू आ जाएगी इससे 48 माइनस 36, दैट इज़ 12 लीटर्स, ठीक है। सो ये तो बहुत ईजी था। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। If P varies as R and Q varies as R, then which of the following is false? तो देखो, P varies as R का मतलब है P is directly proportional to R, ठीक है, and Q varies as R का मतलब है that Q is also directly proportional to R। तो इसे अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P is equal to KR, where K is a constant, and इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि K is equal to KR। अब देखो, इन दोनों के कांस्टेंट सेम नहीं हो सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कांस्टेंट को K1 लिख देता हूँ एंड इसके कांस्टेंट को K2 लिख देता हूँ। तो बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले करते हैं P प्लस क्यू, ठीक है। सो P प्लस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, K1R प्लस K2R लिख सकते हैं, राइट। सो P प्लस क्यू इज इक्वल टू, अगर हम R कॉमन ले लें तो K1 प्लस K2, ठीक है। सो P प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब देखो K1 एक कांस्टेंट है एंड K2 भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसे हम मान लेते हैं K, तो KR हो गया। हमने एज्यूम कर लिया कि K1 प्लस K2 एक नया कांस्टेंट बन रहा है एज K, ठीक है। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू KR एंड P प्लस क्यू, एंड इसमें अगर हम K हटाएंगे तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, तो P प्लस क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आ रहा है। तो क्या ये सही है, येस दिस इज़ ट्रू। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, P माइनस क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसको चेक करते हैं। पहले हम P माइनस क्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, P की वैल्यू है K1R एंड Q की वैल्यू है K2R, तो इसको हम लिख सकते हैं P माइनस क्यू को एज K1R माइनस K2R, ठीक है। सो P माइनस क्यू इज इक्वल टू K1 माइनस K2 ऐसे लिख लिया, एंड R को हमने कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। P माइनस क्यू इज इक्वल टू K1 एक कॉन्स्टेंट है एंड K2 एक कॉन्स्टेंट है, तो K1 माइनस K2 भी कोई एक कॉन्स्टेंट आएगा। लेट अस से कि वो कॉन्स्टेंट है K इंटू R, ठीक है। तो P माइनस क्यू, K को हटाएंगे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन R। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सो दिस इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। और भी चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सी ऑप्शन में है रूट पी क्यू, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ K1R मल्टीप्लाइड बाई K2R, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, K1 K2 मल्टीप्लाइड बाय R का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में ही। तो हम R को बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के, तो R रूट K1 K2। अब देखो सिमिलरली K1 K2 कांस्टेंट है, तो इनका मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम मान लेते हैं वो कांस्टेंट K है। तो रूट पी क्यू इज इक्वल टू आर के, एंड K हम हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, एंड R, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सिमिलरली आप D वाला भी करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो D वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो दीज वर द सोल्यूशंस फ्रॉम 11 to 15। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।